हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 18 जुलाई 2022 से रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो चुका है 18% जीएसटी रेट के अनुसार। ठीक है, तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी अगर आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी हैं या कोई भी हैं, लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप कोई भी मकान लेते हैं खुद के रहने के लिए, यानी कि वो एक रेसिडेंस हाउस है और जहां पर आप रहने के लिए उस मकान को लेते हैं, भले आप उसमें बिजनेस करते हो, ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन आप उसे रहने के लिए लेते हैं तो अब उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो चुका है। यानी कि मानकर चलिए अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप रेंट पे कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस की, तो अब आपको उसके ऊपर 18% आरसीएम गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, जिसे आप क्लेम भी कर सकते हैं, यानी उसकी आईटीसी आप क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जीटीए के केस में करते थे, वहां पर 5% रेट था, यहां पर 18% रेट होगा। ठीक है, और यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर मानकर चलिए आपका लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, आप भी रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, तो भी आरसीएम जो पे करना है आपको पे करना है। जो टेनेंट है उसे आरसीएम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स पे करनी है। हाँ, अगर आप अनरजिस्टर्ड होंगे, यानी कि जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड है और जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में लैंडलॉर्ड पे करेगा एफसीएम में, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में वो 18% पे करेगा। लेकिन अगर एक टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका लैंडलॉर्ड चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, आरसीएम टेनेंट को ही पे करना पड़ेगा अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, और उसकी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो उसकी एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ लेजर्स बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, अल्टर में, लेजर में आएंगे। आपने लेजर नहीं बनाया होगा तो आप बना लेंगे, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। जैसे कि मैंने ये जो लेजर का नाम दिया है, हाउस रेंट ऑब्लिक रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो होता है ये कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। ये जो अंडर है, यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट चूज करते हैं, क्योंकि अगर हम खुद के रहने के लिए घर जो लेते हैं वो हमारा कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, वो पीएनडल का मैटर नहीं होता है। इनकम टैक्स में उसे हम एज ए मतलब एक्सपेंस की तरह क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद के रहने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लेता तो नीचे जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स है जिसमें जीएसटी के ऑप्शंस आ रहे हैं वो नहीं आते, जिसके वजह से मुझे यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना पड़ा। हाँ, हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, लेकिन जब साल का अंत हो गया यानी 31 मार्च आएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये पीएनडल से हटा देंगे, यानी इसे हम कैपिटल से रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ये जो चीज है हम अपने इनकम टैक्स में क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर हम खुद के रहने के लिए ले रहे हैं तो। अब मानकर चलिए कोई कंपनी है, अपने स्टाफ को रहने देने के लिए कोई हाउस रेंट पर लेकर देती है, तो वहां पर वो क्लेम कर सकती है, वो एक अलग बात हुई। अगर हम एज ए इंडिविजुअल हैं और खुद के रहने के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में हम इसे पीएनडल में नहीं डाल सकते हैं, हम इनकम टैक्स में क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक सेक्शन अलग है जो कि इनकम टैक्स में बोलता है 80GG जो है, जिसमें बोला जाता है कि आप जिस सिटी में काम कर रहे हैं, अगर वहां पर आपका कोई अपना घर नहीं है और आप रेंट पर कोई हाउस लेते हैं, तो आप उसकी डिडक्शंस वगैरह ले सकते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन ये पीएनडल में आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालने का मेरा रीजन ये है कि मुझे जो जीएसटी की डिटेल्स है वो इस लेजर के अंदर चाहिए, इसीलिए मैंने इसे डाला है। अब इस जीएसटी एप्लीकेबल हमें एप्लीकेबल करना होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हमें आके यहाँ पर इसका जो एसएससी कोड है वो डालना होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नॉर्मली ये परचेज टैक्सेबल होगा, क्योंकि आप अपने ही स्टेट में, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड होंगे वहीं पर रह रहे होंगे, तो नॉर्मली ये परचेज टैक्सेबल होगा। अगर आप अदर स्टेट में कोई रेंट पर हाउस लेकर रखा हुआ है आपने, मतलब रहते हैं कभी कभी जाकर, तो उस केस में इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज परचेज टैक्सेबल। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसमें आप यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 18% जीएसटी रेट डालेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस चूज करते हुए इस लेजर को बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने एक लैंडलॉर्ड का भी लेजर बनाया है। नॉर्मली जरूरी नहीं है कि इसका बनाना पड़े, कई लोग जैसे डायरेक्ट एंट्री भी कर देते हैं, यानी पेमेंट वाउचर में जाते हैं और वहां पर जाके जिस भी मोड में पेमेंट करनी होती है वो मोड चूज करते हैं और डायरेक्ट जो ये लेजर था हाउस रेंट का, इसे चूज करके एंट्री कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर मंथ के एंड में पहले ड्यू की एंट्री करते हैं अपने लैंडलॉर्ड के नेम को लेकर,
फिर उसके बाद उसकी रेंट की पेमेंट करते हैं। तो उस केस में जब आप ड्यू की एंट्री करेंगे तब आपको इसके लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेजर बनाना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड का। ठीक है, लैंडलॉर्ड का जो लेजर बनाएंगे नाम जो भी उनका हो वो लिख देंगे। ठीक है, अगर उनका जीएसटी का कोई नाम है तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो पर्सनल नेम है वो लिख देंगे। सनडे क्रेडिटर लेंगे, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड लेते हुए सेव कर लेंगे। ठीक, अब आइए इसकी जो मैंने एंट्री की है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो एंट्री की है मैंने नॉर्मल एंट्री की है, जैसे कि जो पेमेंट वॉचर में मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग करते हैं वैसे ही मैंने एंट्री की है। मानकर चलिए मैं 1 तारीख को इसे पेमेंट कर रहा हूँ अपने लैंडलॉर्ड को। ठीक है, 1 अप्रैल को तो मैंने पेमेंट वॉचर ओपन किया, डेट डाली 1 अप्रैल। यहाँ पर एंट्री करने से पहले मैंने कॉन्फ़िग में ये ऑप्शन को यस करके, शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को यस करके हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस एक्टिवेट कर लेने हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक रीज़न है जिसके कारण मैं बता रहा हूँ, हर केस में जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स फॉर जीएसटी और मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, से यस कर लेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर मोड हो, कैश में कर रहे हैं तो कैश, और अगर बैंक के थ्रू करें तो बैंक का मोड चूज करेंगे। और क्योंकि ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है तो 10,000 से ऊपर भी आप पे कर सकते हैं कैश में। ठीक है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है कि आप अपने बिजनेस में P&L में लेस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का प्रोविजन लग जाएगा कि एक दिन में आप 10,000 से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, वैसा कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, कैश। उसके बाद जो मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया था पार्टी डिटेल्स वाला, जो अभी एक्टिवेट करने बोला F12 में, वो अगर करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका लेजर बना हुआ रहेगा, जो भी आपके लैंडलॉर्ड है, तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये विंडो ओपन नहीं होगी। तो अगर आपको चूज करना है, यानी ड्यू की एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आपको पार्टी डिटेल्स आपको पेमेंट वॉचर में ही चूज करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आ जाएगा, मतलब जो भी लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको हाउस रेंट और जो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस का लेजर चूज करना है। यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन ऑफ जो टैक्स की ये जो विंडो आ रही है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स की, ये क्यों आ रही है? जो मैंने F12 में अभी आपको 2 ऑप्शंस करवाए थे ना, यस, एक करवाया था पार्टी वाला, तो उसके लिए वो जो पार्टी की विंडो आई, दूसरा मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ जीएसटी डिटेल्स का कराया था, जिसके कारण ये आ रही है। तो यहाँ पर आप कभी भी जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने जब हाउस रेंट का जो लेजर बनवाया उसमें जो नेचर डलवाया, ट्रांजैक्शन का जो नेचर डलवाया, मैंने परचेज टैक्सेबल डलवाया। लेकिन अगर मानकर चलिए यही लेजर आपको यूज़ करना है, मानकर चलिए आपके अदर स्टेट में आप कोई रेंट पर हाउस लेकर रखे हुए हैं और वहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं और इसी लेजर को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। और अगर मानकर चलिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, जैसे कि मैंने जो लेजर लेने के लिए बताया आपको पार्टी का या मॉडिफिकेशन ऑफ जीएसटी डिटेल्स का, ये जो विंडो बोला कि आएगी आपके सामने स्क्रीन पर, अगर आप वो ऑप्शन एक्टिवेट कर देते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप F12 में जो वो दोनों ऑप्शन है उसको बंद भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक्टिवेट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10,000 जो भी मैंने पेमेंट की है, जो भी मैंने अमाउंट पे किया वो मैंने डाल दिया। ठीक है, अब हम इसकी वो देखते हैं जो इफेक्ट है वो कैसे पड़ेगा। हम डिस्प्ले में आ गए हैं और यहाँ पर हमें जीएसटी रिपोर्ट्स में जाना है, GSTR2 में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज, यहाँ पर 10,000 दिख रहा है और 900 रुपये CGST, 900 रुपये SGST आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब हमें इसकी एक एंट्री पास करनी होगी ताकि ये हमारी 3B में रिफ्लेक्ट हो, तब ना हम पे कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम वाउचर में जाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, जर्नल वाउचर में जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसे करना है, पहले आप ये देखिए, अल्ट जे भी प्रेस कर सकते हैं या स्टेट एडजस्टमेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद करना है आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लेजर बनाना होगा RCM। ठीक है, RCM का लेजर बनाएंगे 18%। नॉर्मल RCM का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप GTA का भी एंट्री कर रहे हैं और इस तरीके की एंट्री भी कर रहे हैं हाउस रेसिडेंशियल की, तो इस केस में आप अलग अलग लेजर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, RCM 18% करंट एसेस्ट में रखेंगे इसे। यहाँ पर आप 1,800 रुपये ले लेंगे
और यहाँ पर जो नॉर्मल टैक्सेस के लेजर हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आप यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए एक स्पेशल लेजर भी बना सकते हैं आरसीएम के लिए। आउटपुट सीजीएसटी @ 9% ब्रैकेट में आरसीएम दे सकते हैं। नॉर्मल भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है। अगर आपको ज़्यादा बायफर्केट करके लेना है तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं 9%। और यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है 10,000, ठीक है। यहाँ पर 900 कर देंगे। उसके बाद फिर हम एक लेजर बनाएंगे आउटपुट एसजीएसटी @ 9%। इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। देखिए यहाँ पर जो हमारी लाइबिलिटी थी वो बुक हो गई है, देख सकते हैं बैलेंस लाइबिलिटी से फिगर हट चुकी है और यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से भी देखिए ये वाली जो फिगर है रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई से ये फिगर हट चुकी है, जो यहाँ पर 1800 रिफ्लेक्ट हो रही थी। 3B में आके देखिए, 3B को मैं डिटेल मोड में कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज में आपको फिगर दिख रही है। फ्रेंड्स अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। जो हमने आरसीएम की एंट्री पास की है उसके बाद हमें पेमेंट भी करनी होगी गवर्नमेंट को। जब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। यहाँ पर हम ऑटो फिल ले लेंगे। ऐसे आप बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन सही प्रोसेस ये है स्टेट पेमेंट जीएसटी रिसिपेंट लाइबिलिटी। आरसीएम के केस में हम रिसिपेंट लाइबिलिटी लेते हैं, जब नॉर्मल टैक्स की पेमेंट करते हैं तो रेगुलर लेते हैं। उसके बाद मंथ ले लेंगे जिस मंथ के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे जो एंट्री थी वो मेरी अप्रैल में हुई थी तो पूरा अप्रैल मंथ ले लेंगे। उसके बाद मानकर चलिए आप कैश में ही कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली ये बैंक मोड से ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट का जो हमने लेजर बनाया था सीजीएसटी और एसजीएसटी का वो ले लेंगे 900। उसी तरीके से हमने एसजीएसटी का भी बनाया था, लेकिन शायद हमने इसमें भूल से आरसीएम नहीं लिखा था, वो हम लिख देते हैं 900, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यस करके हम चालान की डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नो करके स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से टैक्स की पेमेंट होगी। और जब टैक्स की पेमेंट हो जाए उसके बाद हमें आईटीसी क्लेम करनी होगी। तो ऐसे तो आईटीसी क्लेम करना और लाइबिलिटी जनरेट करना दोनों के एंट्री में एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन जीएसटी में ये कहा जाता है कि जब आप टैक्स की पेमेंट करते हैं तब उसके बाद आप उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बीच में ये प्रोविजन शायद चेंज भी हुए थे। तो अभी हम ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही लेके चलते हैं कि पहले हम टैक्स की पेमेंट करेंगे फिर हम आईटीसी क्लेम करेंगे। तो जब भी हम टैक्स की पेमेंट कर देंगे उसके बाद हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसकी आईटीसी को रिवर्स, मतलब जो हम एंट्री करेंगे उसे हम जस्ट रिवर्स करके करेंगे। जैसे यहाँ पर अब हम जो इनपुट टैक्सेस के लेजर हैं, अगर आप कॉमन लेजर यूज करते हैं तो आप कॉमन लेजर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बायफर्केट के लिए होता है कि अगर आपको ज़्यादा बायफर्केट करना है अपनी चीज़ों को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज वैसी कोई बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। 900 एंट्री रिवर्स होगी, ठीक है। पहले आरसीएम वाला जो लेजर था वो हमारा डेबिट हो रहा था, अब वो क्रेडिट होगा। फिर इनपुट एसजीएसटी का लेजर बनेगा, ये भी आरसीएम। $900, ठीक है। और उसके बाद जो आरसीएम का हमारा लेजर था ये हम ले लेंगे, ठीक। इस तरीके से हमारी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर चल के देखिए बैलेंस शीट में जो हमारी करंट एसेट में वो आरसीएम वाला था जो लेजर वो रिमूव हो चुका है। करंट लाइबिलिटीज़ अभी एसेट साइड दिखाई दे रही है, जबकि ये नॉर्मली लाइबिलिटी साइड दिखाई देती है, लेकिन अभी हमारा डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है जिसके कारण ये एसेट साइड आ गई है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप देखिए कि आपको इनपुट में दिख रहा है कि इतना आपको क्लेम करना है। तो फिर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे जब भी, तो फिर आप इसे क्लेम कर सकते हैं। और आपको ये 3B में भी रिफ्लेक्ट होगा। जब आप 3B में जाएंगे तो 3B में भी आपको ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसे डिटेल में कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3B में 900 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सॉरी गलती हो गई मुझसे। देखिए फ्रेंड्स, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है
कि आपकी अगर सारी चीज़ें ओके हैं, सिर्फ एक मिस्टेक आपने कर दी तो आपकी पूरी एंट्री गलत हो सकती है। मुझे यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट का यूज़ करना था एंट्री करते वक्त, जीएसटी, उसके बाद इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, ये करके जब मैं करता तो यहाँ पर इस तरीके से ये विंडो आती जहाँ पर मुझे 9% लेना पड़ता और 10,000 की वैल्यू डालनी पड़ती, फिर यहाँ पर 9% लेना पड़ता और 10,000 की वैल्यू डालनी पड़ती, फिर यहाँ पर मुझे मंथ डालना पड़ सकता था कि ये मैं किस मंथ के लिए कर रहा हूँ, तो जैसे अप्रैल का है तो अप्रैल में ले लेता, इस तरीके से मुझे करनी पड़ती, तब वो हमारी रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होती। जब हम 3B में जाते ना तो देखिए अब हमारी 3B में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर देखिए एलिजिबल आईटीसी में ये रिफ्लेक्ट हो रही है 3 नंबर कॉलम में, देख सकते हैं, और ये हो रही है अप्रैल महीने में ही। तो जैसे कि मैंने अप्रैल महीने में ही लाइबिलिटी जनरेट की और अप्रैल महीने में ही मैंने आईटीसी क्लेम कर ली, जो कि मैंने बताया कि बीच में प्रोविज़न चेंज हुआ था कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मानकर चलिए, सपोज कीजिए कि आप अप्रैल महीने में लाइबिलिटी जनरेट करते हैं, उसके बाद अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं अपनी 3B, तो अप्रैल मई जून की आप जुलाई में करेंगे, तो फिर जब जुलाई में टैक्स की पेमेंट करेंगे साथ में, क्योंकि तभी मोस्टली लोग पेमेंट करते हैं जब रिटर्न फाइल करते हैं, तो जब आप टैक्स की पेमेंट करेंगे तो उसके बाद जुलाई मंथ में ये एंट्री पास करेंगे। मैंने अभी दोनों ही एंट्री अप्रैल मंथ में कर ली है, तब मैं ये एंट्री जुलाई मंथ में पास करता, ठीक है। लेकिन अगर हम जो वो न्यू प्रोविज़न आया था कि मतलब आप सेम मंथ में ही क्लेम कर सकते हैं, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं। इसकी एक और एंट्री होती है जो कि मैंने जीटीए के केस में प्रीवियसली आपको अपने वीडियोस में बता रखी है, अभी मैं ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, लाइबिलिटी कैसे जनरेट करनी है, आईटीसी कैसे क्लेम करनी है। अब इसके अलावा मानकर चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका ये 10,000 दिख रहा होगा, अगर आपको इसे हटाना है यानी इसको आपको बैलेंस शीट में डालना है, कैपिटल से रिड्यूस करना है, तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आप एक बार अपने जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उनसे एक बार बात कर लीजिएगा कि अगर मानकर चलिए आप रेसिडेंशियल हाउस ले रहे हैं लेकिन उसमें अगर आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या कोई इनकम टैक्स का रूल या कोई सेक्शन या कोई प्रोविज़न ऐसी बात करता है कि आप उसमें से कुछ परसेंटेज अपने P&L में डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा सेक्शन बोलता है तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करके उतना ही पोर्शन वहां से कैपिटल में रिड्यूस कीजिएगा। और अगर आपका टैक्स कंसल्टेंट बोलता है कि नहीं आपको पूरा अमाउंट करना है, तो जो मैं एंट्री आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल का मैंने लेजर नहीं बनाया है, कैपिटल का लेजर बना लेता हूँ। अंडर कैपिटल अकाउंट मान लीजिए 10,000 मुझे करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाउस वाला जो लेजर है वो ले लूँगा 10,000। इस तरीके से आप कर सकते हैं, नो करते हुए एंट्री को कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार कि क्या इसका टैक्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, कि जीएसटी रिपोर्ट या किसी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अगर पड़ रहा होगा तो हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ सकता है। हम यहाँ पर मार्च मंथ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर ये आरसीएम के अकॉर्डिंग दिखाने लग गया कि माइनस में चल रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एंट्री में इसका चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, ठीक है। वो जो मॉडिफिकेशन ऑफ जीएसटी डिटेल्स वाला ऑप्शन ऑन था मैंने उसके थ्रू किया ये। अब एक बार फिर हम यहाँ मार्च लेके देखते हैं कि क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। अभी भी आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी उसका इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने इस एंट्री को बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश की कि ताकि इसका इफेक्ट जीएसटीआर 2 या 3B में ना पड़े, लेकिन क्योंकि हाउस रेंट वाली जो लेजर है इसके अंदर जीएसटी की डिटेल्स एक्टिवेट है, जिसके कारण इसका इफेक्ट कैसे ना कैसे, चाहे माइनस हो या कैसे भी हो, इसका इफेक्ट जीएसटीआर 2 या 3B दोनों में पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे इसका एक ही ऑप्शन समझ में आ रहा है कि या तो हम क्या करेंगे कि जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, कोई भी ईयर जब एंड होता है तो उसके बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स की, तो वहाँ पर मैनुअली हम इसे वहाँ पर रिड्यूस कर देंगे, और जो हमारी प्रॉफिट होती है, जो भी हमारी पूरी प्रॉफिट आती है पूरे साल की, जो नेट प्रॉफिट आती है उसे हम जो ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन जो मैनुअली है वहाँ पर हम इस हाउस रेंट का जो एक्सपेंस आ रहा होगा, इससे हम जो पेपर तैयार करते हैं इनकम टैक्स के लिए कैलकुलेशन के लिए, उसमें से रिमूव कर देंगे। एक ऑप्शन तो मुझे ये समझ में आ रहा है। बाकी अगर इस अपडेट्स के बाद टैली में कुछ अपडेट आती है जिससे कि इसको ठीक किया जा सकता है, तो
हो सकता है ये पॉसिबल हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन है कि अगर हम इसे कैपिटल से रिड्यूस कर रहे हैं और इसका इफेक्ट भी जीएसटीआर 2 या 3B में ना पड़े, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मुझे अभी तक इसके लिए और कोई सॉल्यूशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जिससे इसका इफेक्ट ना पड़े 2। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एक और बात बताई थी कि बहुत से लोग ड्यू की एंट्री करते हैं, पहले ड्यू की एंट्री करते हैं फिर पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो मानकर चलिए कि अप्रैल महीने का मैं ड्यू का एंट्री कर रहा हूँ 30/4 को, जो मेरा लैंडलॉर्ड है उसके लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाउस रेंट को जो भी हमारा लेजर है उसको 10,000 रुपये डाल दूंगा। उसके बाद 2 में करूँगा जो हमारा लैंडलॉर्ड है राकेश भाई जो भी मैंने बनाया है, इस तरीके से करूँगा। न्यू रेफरेंस करूँगा, यहाँ पर यही डिटेल रहेगी, ठीक है। ये यस करके वही पार्टी वाली डिटेल आ रही है, जो प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स मैंने एक्टिवेट नहीं करवाई थी आपसे पेमेंट वाउचर में, वही आ रही है। अगर उसे डीएक्टिवेट करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कर देने के बाद फिर हम जब पेमेंट वाउचर में आएंगे तो फिर हम यहाँ पर कैश ले लेंगे जब भी हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं कि आप पेमेंट कब कर रहे हैं, हो सकता है आप 10 दिन बाद करें, हो सकता है 1 महीना बाद भी करें। उसके बाद यहाँ पर जो राकेश है उसका लेजर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10,000 डाल के एंट्री को सेव कर लेंगे। बाकी जो वो आरसीएम वाली एंट्री है जो मैंने जर्नल वॉचर में कराई थी, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करने की, वो सेम होगी। जो टैक्स की पेमेंट करने की एंट्री करवाई थी वो भी सेम होगी। फिर जो आईटीसी क्लेम करने की मैंने एंट्री कराई थी वो भी सेम होगी। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी एंट्री कैसे करनी है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।